अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन आ रही है। पीटीआई ने एक तहरीक लेके चलनी है जहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब को रिहा कराना है। 2 साल से हम ये सुन रहे हैं। जो पहले के हीरोज़ थे वो अब विलन्स हो गए हैं। कभी शेर अफजल मरवत थे वो सपाही, कभी अली अमीन थे वो सपाही, कभी कोई और थे वो सपाही। समागम राजा पार्टी में शामिल है तो लोगों ने कहा कि जनाब एक इतनी इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी फ़ोर्स शामिल हो गई है। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये आपको नहीं है, मुझे भी है। ये पीटीआई को भी है, ये इमरान रियाज खान को भी है, ये शहबाज गिल को भी है। किसी को भी समझ नहीं आ रही कौन वफादार है कौन नहीं है। इट्स एज इफ़ के इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत प्रैक्टिस है सरकार को गिराने और चलाने की। बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि हुकूमतें हम काफ़ी देर से गिरा रहे हैं और चला रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ द एनिमी करके, और एनिमी मैं इन द क्लासिक कॉन्फ्रंटेशनल सेंस बात कर रहा हूँ, हैं तो हम सब पाकिस्तानी, करके पीटीआई ने जो भुरकस बना दी है अपना, वो आज देख के दुख होता है। कासिम खान को ट्वीट करना पड़ रहा है जहाँ पे वो इंग्लिश और उर्दू में दोनों कह रहे हैं कि मेरे बाप ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान के लोगों को दी है, हक़ की आवाज़ बुलंद की है। उसने इंग्लैंड में सुकून की ज़िंदगी प्रेफर नहीं की, वो जेल में बैठा हुआ है। वो शर्म दिला रहे हैं पीटीआई के लीडरों को कि खुदा का खौफ करो, को अकल के नाखून लो, ये तुम कर क्या रहे हो। क्योंकि एक चीज़ हम सबको माननी है और ये मेरे ख्याल से सब मानते भी हैं, और पीटीआई के लीडरों ने वर्मला ये कहा भी है कि टोटल वोट जो 2024 में पड़ा है वो इमरान खान को पड़ा है, किसी एक पॉलिटिकल शख्सियत को नहीं पड़ा। कोई पीटीआई का एमएनए एमपी ये नहीं कहता है जनाब मेरा वोट था। सब मुंह से कहते हैं जनाब इमरान खान का वोट था, और ये ओवरवेलमिंगली पाकिस्तानियों ने देखा। तो इसकी बुनियाद पे वोट पे वफा कैसे करनी थी, यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है पीटीआई के नैरेटिव में। वोट इमरान खान को दिया गया था, 2-3 वजूहात हो सकती हैं। ऑब्वियसली वोकलाइज्ड वजह तो कोई नहीं है, लेकिन 2-3 हो सकती हैं। एक कि लोग अग्री करते हैं इमरान खान के नज़रिए से, जो उस वक्त वो नैरेटिव दे रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से फ्री होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, डेमोक्रेसी फ़र्स्ट होनी चाहिए। लोग इससे इतफाक़ कर सकते हैं। नंबर 2, लोग इससे इतफाक़ कर सकते हैं कि जो करप्ट निज़ाम इमरान खान साहब के दौर से पहले था, नून और पीपीपी का, वो नहीं होना चाहिए मुल्क में। तीसरा नैरेटिव ये हो सकता है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी 3.5 साल फेडरल में, लोग उससे अग्री करते हैं। मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है कि मिक्स ऑफ 3 है, लोग तीनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा इतफाक़ करते हैं। अगर आप जमहूरियत से इतफाक़ करते हैं तो केपी में आपको गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट छीनी गई, सेंट्रल में छीनी गई, केपीके में इजाज़त दी गई बनाने की। वो भी जमहूरियत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी वो हो सकता था जो पंजाब में और फेडरल में हुआ, तो गनीमत के तौर पे दिया गया। ये पीटीआई की पहली मिस्टेक थी वहाँ पे गवर्नमेंट बनाना। ऑब्वियसली हम 2 साल के इवेंट्स को जब हाइंडसाइट में देखते हैं तो ये सारी क्लैरिटी होती है। बेसिकली आपको सिस्टम के अंदर रख के ट्रैप किया गया कि कैरेट और स्टिक आपके साथ चल रहा है। अब अली अमीन जो फोर फ्रंट पे आके अटैक डॉग था पीटीआई का, जो हमला आवर होता था पीएमएलएन पे, पीपीपी के ऊपर, वो अब सीएम केपीके बन गया। जब वो गद्दी पे बैठे तो गद्दी के जो पर्क्स, प्रिविलेज, जो इंटरेक्शंस थी वो होना शुरू हुई, तो पता चला कि यार कहानी यहाँ तो कुछ और है। अब वो फंस गए, ना वो रेवोल्यूशनरी बन सकते हैं, ना ही वो सूबा सही तरह चला सकते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही वो करे क्या, तो उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। उसमें वो कुछ एमपी अपने साथ खींच गए, कुछ एमएनए अपने साथ अटैच कर गए। शेर अफजल मरवत लॉन्च होता है, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, नेशनल असम्बली में तकरीरें करते हैं। जब वो थोड़े मकबूल होना शुरू होते हैं तो वहाँ पे फिर उन पे काठी डाल दी जाती है। इसी तरह कई लोगों के साथ पीटीआई के अंदर ये होता है। लूज आउट कौन करता है? पाकिस्तान की अवाम, जिन्होंने जमहूरियत के लिए वोट किया था। तो वर्चला का सिस्टम हाईजैक हो गया। अब केपीके के अंदर कौन सी जमहूरियत है? ना वो अपने सिक्योरिटी के मामलात को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। मिनरल्स बिल फेडरल से आता है तो चुप करके उसको अप्रूव कर देते हैं। फेडरल कहता है जनाब बजट, वो कहते हैं सर फ़ौरन। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान के वोटर ने कहा कि जनाब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि इलेक्टेड बंदा सूबा या मुल्क चलाएगा। वो तो नहीं हो रहा केपीके में। तो यानी कि वो वाला नैरेटिव भी बढ़ गया। दूसरी चीज़ कि नून लीग पीपीपी की जो करप्ट पॉलिसी थी वो ना रिपीट हो। अब जब अली अमीन साहब केपीके में आए तो जो केपीके में बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस थे वो उसी तरह करप्शन कर रहे हैं।
वो भी नहीं हो सका। तो हर नैरेटिव पे हमने देखा कि पीटीआई के मेंबर्स की फेलिंग हुई। तो लूज आउट किसने किया? अवाम ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने वोट दिया था। वोट की वफा इमरान खान के नैरेटिव से हो सकती है, लेकिन बेसिकली वोट की वफा अवाम की सर्विस में ही होती है। ये पीटीआई के दोस्तों को चीज़ समझ नहीं आती। अब अली मीन गंडापुर साहब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उनको जाकर न्यूज़ चैनल्स पर उसकी सफाई देनी पड़ती है जब पार्टी से अपोजिशन आती है। उन्होंने कहा नहीं जी 5 को ही हमारी मूवमेंट शुरू होगी, 90 दिन का तो मेरा ज़ाती था कि एक्शन प्लान देंगे। आप कौन है ज़ाती एक्शन प्लान देने वाले? आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको इमरान खान ने कहा है कि अली मीन गंडापुर अपनी दानिस्त में सेपरेट प्लान दे दें, पार्टी एक प्लान दे, अली मीन एक प्लान दे दे। एट बेस्ट आप सीएम केपी के हैं, तो एज सीएम केपी के तो आपको सूट ही नहीं करता पार्टी पॉलिटिक्स में ये हरकतें करने का। ये तो सिंपल असूलों के खिलाफ बात है। हाँ, आप केपीके की पॉलिसीज़ बनाएं, केपीके पे बहस करें, केपीके में 90 डे एक्शन प्लान दे दें डेवलपमेंट का, क्लीन वर्क का, टिम्बर माफिया के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ, टबैको माफिया के खिलाफ, तो वो तो आपका राइट है। देखिए पार्टी में आप ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जब ये लोग एक्सपोज होते हैं तो फिर ये हीले बहाने बनाते हैं। अब अली मीन गंडापुर पे जब तनकीद की इमरान खान साहब के एक रिश्तेदार ने, जो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हेड होते थे, तो वहाँ पे अली मीन के भाई फैसल अमीन जो हैं वो पढ़ गए। वो कहते हैं तुम बगैरत हो, तुम बुज़दिल हो, तुम केपी में आके छुपे हुए हो, जाओ मियाँ वाली वहाँ कुछ बात करो। इस पे इमरान रियाज खान ने वीलॉग किया और उन्होंने बड़ा सही फरमाया कि 2024 के इलेक्शन जीतने से पहले अली अमीन, फैसल, उनके भाई उमर, ये सब पहाड़ों में छुपे हुए थे। ये इलेक्शन जीते हैं, सीटें मिली हैं, तो ये पहाड़ों से नीचे आकर उन्हें ओहदे संभालें। तो जाहिर है जो पंजाब में इस वक्त लेवल ऑफ बर्बरियत है कि जो बंदा पीटे का नज़र है अंदर कर दो, तुम दो, कोई थोड़ी सी बात करे ये कर दो। वो एमपीएस ने थोड़ा सा शोर मचा दिया पार्लियामेंट के अंदर, उनका जनाब डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस मूव हो गए। सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है ना। तो केपीके में जहाँ सारी स्टेट मशीनरी आपके साथ है, आप चौड़े होकर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोगों कहें कि वो बगैरत हैं या कुछ है, ये जेब नहीं देता आपको। जब पीडीएम 1 का दौर था तो आप सारे भागे हुए थे। जब बीच में टेक्नोक्रेट्स का सेटअप आया था, वैसे उसको इंटरम गवर्नमेंट कहते हैं लेकिन असल में वो टेक्नोक्रेट्स का सेटअप था, आप तब सारे भागे हुए थे। तो ये कोई तरीका नहीं है। मुराद सईद आज केपीके में भी सामने नहीं आ रहा, इतना ख़तरा है उसको। तो इनहेरेंटली एक पार्टी को रियल टाइम में जब हम टूटते हुए देख रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से हमें हमारी डेमोक्रेसी की कमज़ोरियाँ और भी गहरे तरीके से नज़र आ रही हैं। जब नून लीग टूट रही थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम ये नई चीज़ देख पाए, पीपीपी की बात नहीं देख पाए, लेकिन हुआ सब कुछ सिमिलर तरीके से ही था। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। कि पार्टी के छोटे छोटे फैक्शंस बना के तोड़ दिया जाता था, लेकिन तब भी जो मेन वोट बेस होता था वो पार्टी के सुप्रीम लीडर के साथ होता था, नवाज शरीफ, बेनज़ीर साहिबा के साथ, और आज इमरान खान साहब के साथ। डिफरेंस सिर्फ ये था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहब डील्स बनाते थे, और डील्स बना के बाहर आ जाते थे, मुल्क बदर हो जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। इमरान खान वो डील नहीं बना रहा। इमरान खान ने इतना हाई बेंचमार्क खड़ा कर दिया है कि अब उसकी सियासी क्लास जो पीटीआई में है वो भी कह रही है खुदा के वास्ते डील बना ले, हम तेरी तरह जेल नहीं जा सकते, हम नहीं जेलों में रह सकते, हमारे पाकिस्तान के अंदर कारोबार, बिजनेसेस, फैमिलियाँ, हम नहीं कर सकते ये। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आती है आपको कि इमरान खान साहब ने जो इंसाफ का नारा लगाया था तो सारे चोर इकट्ठे करके उन्होंने लगाया था।
ये वही सारे अशराफिया के लोग हैं जिनके 70 साल से पाकिस्तान में कारोबार, बिजनेसेस, करप्शन की दास्तानें हैं। ये कैसे इस मुल्क को छोड़ कर चले जाएंगे? ये कैसे इन दौलतों को छोड़ देंगे? इनकी तो पूरी दुनिया है इसके ऊपर। इमरान खान तो कह रहा था ठीक है ना, मैं छोड़ देता हूँ। क्या है ना, बाकी पार्टी सवाए चंद लोगों के बाकी तो कहीं नहीं सकता। अली मीन कह सकता है कि जनाब मैं अपनी दौलतें छोड़ देता हूँ, मैं अपने बीवी बच्चे भी वक्फ कर देता हूँ। तो इमरान खान ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि अब पार्टी को खुद जान के लाले पड़े हुए हैं। वहाँ आलिया हमजा साहिबा क्लियरली कह रही हैं कि मुझे दावतनामा नहीं मिला सैटरडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लाहौर की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सलमान अकरम राजा साहब को सफाई पेश करनी पड़ी है एज वकील कि मैं इस ट्वीट से बेहतर एक्सपेक्ट करता था। अलीना शिगरी साहिबा के बारे में वो बात कर रहे थे आपसे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम केपी की थी, वो एक इवेंट था जिस पे लोग इनवाइटेड नहीं थे, जो लोग खुद आना चाहते थे वो आ गए थे। अली सलमान साहब ने खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब हमने भेजा था इनविटेशन जो है आलिया साहिबा को, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई। बाद में वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये इनविटेशन की बेसिस में था, लोग खुद इकट्ठे होकर वहाँ पे आ गए थे। तो ये दोगलापन जो है ना, अब सर चढ़ के बोल रहा है, सबको नज़र आ रहा है। और जो ये रिलायंस है पीटीआई की कि जनाब उनकी औलाद इमरान खान की लाहौर आए, उसकी वजह ये है कि पीटीआई की खुद लोग रियलाइज़ करते हैं कि हमारे बंदे दोगले हैं। माँ अलीमा खान साहिबा एक और स्टेटमेंट दे रही हैं, पार्टी के जो सलमान खान साहब वो एक और स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो ये दोगलापन अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि इमरान खान की मजबूरी लग रही है और इमरान खान की फैमिली की मजबूरी लग रही है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जिन पे रिलाय करें, जिसको ये बुरा समझते थे। ठीक है, पीटीआई इसका ये बहाना देती है कि ये सिर्फ इमरान खान की फ्रीडम तक है, जैसे ही इमरान खान फ्री हो जाएंगे ये वापस अपने घरों में चले जाएंगे। ये हमने बेनज़ीर साहिबा के बारे भी सुना था जब वो दुनिया भर में पटिशन कर रही थी अपने वालिद साहब के लिए, लेकिन वो सियासत में आई क्यों? क्योंकि अवाम फिर उनके साथ एक लगाव बना लेती है। नवाज शरीफ साहब की जो बेगम थी, जब भी नवाज शरीफ साहब मुश्किल वक्त आता था वो जाए कैनवसिंग खुद करती थी। ठीक है, मरीम नवाज साहिबा की पॉलिटिक्स में लेट एंट्री तब हुई जब नज़र आया कि नवाज शरीफ साहब का मुश्किल वक्त है, और जब वो मुशर्रफ दौर में बाहर गए थे तब बहुत दिलचस्पी उनकी बनी थी सियासत के अंदर। अगर अलीमा खान साहिबा मूवमेंट लीड करती हैं और वो इमरान खान साहब की मदद कर पाती हैं, उनके बेटे कर पाते हैं, तो ये अवाम खुद मजबूर करेगी उनको सियासत में आने के लिए। फातिमा जिन्ना साहिबा उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी सियासत में आने के लिए जितना पाकिस्तान की अवाम ने उन्होंने कहा कि जनाब आमरीत के ख़िलाफ़ आप खड़ी हुई। मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें उनके साथ मिलकर उन्होंने खड़ा किया था। ये आपकी मजबूरी बन जाती है। डेमोक्रेसी की नेचर ऐसी है कि लोग आके उठा के आपको लीडर बनाते हैं। इमरान खान साहब की शख्सियत अपनी तरफ, लेकिन लोग उनके साथ रेजोनेट किए, जुड़े, तो वो इतने बड़े लीडर बने। तो ये चीज़ होते नज़र आएगी। आहिस्ता आहिस्ता हर एक वो चीज़ जिसको पीटीआई गालियाँ देती थी उसको अपनानी पड़ रही है। मफामत की पॉलिटिक्स, आज तरले ले रहे हैं पीटीआई के लीडर के, मफामत कर लो। निजी महफिलों में भी करते हैं और पब्लिकली भी बात कर देते हैं अब तो, क्योंकि ये हीट हर किसी के बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। तो इस मामले में हैट्स ऑफ टू इमरान खान कि वो पूरी हीट बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने सर पे कर रहे हैं। वो बाहर नहीं बैठे हुए, वो जेल में उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी का दोगलापन साफ नज़र आ रहा है, और इससे मायूस आपकी एवरेज यूथ हो रही है जो डेमोक्रेसी में फाइनली बिलीव कर रही थी। हम मुशर्रफ दौर में बड़े हुए थे। मुशर्रफ दौर में आपकी डिसइल्यूजन थी यूथ। हमारे जितने लोग थे स्कूल में, कॉलेजेस में, वो कहते जमहूरियत क्या होती है, क्या नॉनसेंस है, हर वक्त डिक्टेटर है। बट ठीक है, डिक्टेटर के साथ काम करो। बहुत इंटेलेक्चुअल्स काम करते थे मुशर्रफ के साथ, उन्हें भी एक्सेप्ट करते, ठीक है ये रियलिटी है। फाइनली लोगों की जमहूरियत की तरफ रुझान बन रहा था, लोग हक़ की आवाज़ बुलंद करना चाह रहे थे। इतने ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ माशरे में उठना शुरू हो गए थे। इसका डायरेक्ट को रिलेशन है जमहूरियत की वेव के साथ। वो सारे दोबारा आहिस्ता 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 करके वापस अपने घरों में जा रहे हैं और कह रहे हैं बट ठीक है, ये चैप्टर क्लोज है, कोई जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। उससे कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़े, हमारे लीडर ही नहीं खड़े होते हमारे सामने। तो ये नुकसान है इमरान खान के डू और डाई स्टांस का। नुकसान ये है कि उसके जो सपाई थे वो एबल नहीं थे, उनमें वो जोश वलवला नहीं था, जिसकी वजह का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे। सो मच सो के पंजाब के अंदर एक बंदा
फ्रस्ट्रेशन में, मोटरसाइकिल में, बारिश में बुज़ुर्ग आदमी वीडियो बनाता है, ठीक है, उसमें वो गालियाँ देता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो अवामुन नास को फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम, ठीक है। ये फ्रस्ट्रेशन है ना लोगों की, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी रियलिटी की, ठीक है यार हम एक मुल्क में रहते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो ये खुशी की बात नहीं, दुख की बात है, और ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। इसी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा के नाम से, जो ये बॉडी अच्छा काम कर रही है, उससे मुझे कोई शक नहीं कि ये इन्फ्लेशन को कर्व करी, क्रोचमेंट्स को रोक लिया है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है ना बहुत अजीब सी है। मैं मिसाल देता हूँ, सीएम ने कहा कि पीरा टू बी अ सिंबल ऑफ टेरर टू लॉ ब्रेकर्स। इसका क्या मतलब है? अगर मिसाल के तौर पे किसी की दुकान है, उसने 1 फुट जगह इंक्रोच की हुई है, वो दहशतगर्द है, वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। उसने जो इंक्रोचमेंट की है ना, उसने वो कल सुबह नहीं की थी, 30 साल 40 साल से हुई हुई है। आपके चचा की दौर में हुई हुई है, बुजदार के दौर में हुई हुई है, परवेज़ इलाही के दौर में हुई हुई है, कुछ तो ऑल द वे बैक टू जब आपके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी हुई हुई है। तो वाई नॉट स्ट्राइक फियर इनटू द हार्ट्स ऑफ दोज लीडर्स जिनके दौर में ये होती रही है। आपका सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अवामुन नास के लिए है। एक और उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, दिस वेल ट्रेंड फोर्स ऑफ 8500 पीपल विल बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। थोड़ा गुस्टापो टाइप फील आ रही है, मज़न हम रेड रशा में रह रहे हैं कि यहाँ पे दीवारों के भी कान हैं, वो पकड़ेंगे। मसलन जो बातें बंद कमरों में होती थी कि जनाब गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है, एस्टैब्लिशमेंट हर चीज़ पे नज़र रख रही है, अब वो सरकार खुद आए कह रही है। क्या पंजाब में ज़रूरत है कर्व इन्फ्लेशन इंक्रोचमेंट की बॉडी? बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक बॉडी क्रिएट करेंगे जिसको आप अजीब पावर्स दे देंगे, मौके पे वो अरेस्ट कर सकते हैं, मौके के ऊपर वो क्या कहते हैं फाइन्स कर सकते हैं, तो आपके ख्याल से क्या होगा? हम बताते हैं करप्शन। आपके चचा ने डेंगी की बॉडी बनाई थी जो मौके पे जाके फाइन्स करती थी, और जहाँ करप्शन करती थी, लार्वा मिले ना मिले, पानी खड़ा हो ना खड़ा हो, उन्होंने तो पर्ची काट के दे देनी है। 5,000 रुपये की पर्ची है, बंदे ने 500 रुपया जेबों निकालना है, देना है, कहना थैंक यू वेरी मच। हमें दिक्कत कानून से नहीं होता, हमें दिक्कत ये होता है कि जिन लोगों को आप उन रोल्स में भर्ती करते हैं उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना चेक एंड बैलेंस के लिए सरकारी डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर करप्शन का। उसको इतना मिसयूज़ किया गया, इतना मिसयूज़ किया गया कि एंड में उसकी पावर्स ही ख़त्म कर देगी, वो टूथलेस टाइगर बन गया। ठीक है, अब आपने पीरा बना दी है, कल को आप कोई और बॉडी बना देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एफएसएफ बना दी थी, एफएसएफ टैंक प्रोक्योर करने चली गई थी, जिसके ऊपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कहा ये क्या हो रहा है, एफएसएफ टैंक क्यों प्रोक्योर कर रही है। तो रियलिटी ये है कि यहाँ पे हर कोई अपनी लाठी लेता है, अपनी मिनी फौज खड़ी करता है, कुछ लोग इंटरनेट पर खड़ी करते हैं, कुछ लोग एक्चुअल खड़ी कर लेते हैं, और फिर वो लोगों पे डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो कर्व करना चाहती हैं इन्फ्लेशन, क्या वो ये बता सकती हैं इन्फ्लेशन सड़क पे वेंडर करता है? सरकार की पॉलिसी करती है। भाई अब रोटी अगर 14 रुपये की नहीं हो सकती कि बिजली महंगी, गैस महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी, तो बंदे को आप मजबूर करेंगे इतने पे बेचे? वो बंद कर देंगे यार और कुछ भी नहीं करेंगे। ये अबसर्ड होता है। जो प्राइस कंट्रोल होती है ना, सरकार तब करती है जब वो प्राइस पे सब्सिडी दे सके। ठीक है, जिस तरह आप लोग शुगर पे करते हैं, ये क्या बात होगी? यानी कि सेठ करे तो वहाँ सब्सिडी, तंदूर वाला रोटी महंगी बेचे, ही इज़ क्रिमिनल, पकड़ लो ऐसे, ये करप्ट आदमी है। आप कभी तंदूर पे खड़े होकर रोटी बनवाई है? आप तंदूर के साथ खड़े हो ना, रोटी बन रही हो, तो गर्मियों के दौरान लग पता जाता है। तो वो जो गरीब तंदूर के अंदर घुस के रोटियां बना रहा होता है, वो अगर 20 या 25 रुपए की बेच रहा है, वो उसकी मजबूरी नहीं, वो इकोनॉमिक्स है, उसकी कॉस्ट बहुत अप होगी। मैं कभी भी नहीं समझता कि जो आपका रिटेलर है, जो आपका रेडी वाला है, वो इनहेरेंटली करप्ट है, वो तो मजबूर है। अच्छा, वो 20 रुपए की रोटी ना बेचे ना, वो घर का किराया नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा हो गया है, घर का बिजली का बिल नहीं दे सकता, बच्चों को स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकता, वो
सरकारी अस्पताल में जाके रिश्वत नहीं दे सकता कि उसका इलाज टाइम पे हो जाए, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये बड़ा आसान होता है, विक्टिम बना दो कमज़ोर को, उस पर डंडे बरसाओ और बाकी अवाम उन्नास को तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। फ्रस्ट्रेशन है ना। 5 लाख टन शुगर इंपोर्ट हो रही है। कितनी? 5 लाख टन। एक्सपोर्ट कितनी हुई थी? 2.5 मिलियन। अब तो फवाद साहब ने भी कह दिया है कि शायद ये हमसे गलती हो गई थी, मशवरा करना चाहिए था। नवाज शरीफ आगे वो खासम खास माने जाते हैं और बहुत क्यूट है फवाद साहब ने ये बात की है, बहुत क्यूट बात है। जिनके ऊपर खुद करप्शन के स्कैंडल्स थे, केसेस थे, उनसे वो बरी जुमा हो गए नैब में चेंजेस के बाद, तो वो बात कर रहे हैं कि इस 5 लाख टन में कोई डिस्क्रेपेंसी लग रही है मुझे। तो अच्छी बात है, पीरा भी बननी चाहिए, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। वैसे ये जो आप क्रैकडाउन करने लगे हैं ना इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, ज़रा इससे भी रोशनी फरमाइएगा कि जो तेल की कीमत बढ़ने लगी है, जुलाई 16 से एक मैसिव प्राइस हाइक एक्सपेक्टेड है, जिसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 6.6 पर लीटर ऑन हाई स्पीड डीजल, 6.6 पर लीटर पेट्रोल पे और 5.27 पर लीटर हाई स्पीड डीजल पे बढ़ाया जाएगा। एज ऑफ जुलाई 1 2025 सुपर जो है वो 266.79 पे मिल रहा है और हाई स्पीड डीजल 272.98 पे मिल रहा है। और इसमें अब हम एक इजाफा देखने लगे। क्यों? इंटरनेशनल मार्केट से प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, जब प्राइस फ्लक्चुएट करके ऊपर को जाती है तो हमारा तेल महंगा हो जाता है, सेंस बनती है। जब प्राइस नीचे आती है हमारा तेल सस्ता नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? बताता हूँ। क्योंकि सरकार फिर टैक्स का मार्जिन बढ़ा देती है। रिटेलर जो होता है, जब वो बेच रहा होता है तेल आपको, वो इतना मोटा उस पर टैक्स दे रहा होता है, पेट्रोल लेवी दे रहा होता है, उसको रिड्यूस नहीं किया जाता अगर पीछे से रिटेल प्राइस रिड्यूस कर दी जाती है। वो डिफरेंस जो होता है प्रॉफिट का, वो सरकार अपनी जेब में कर लेती है। उसके तहत उन्होंने बड़ी पॉलिसियाँ करनी होती है ना, मेरे और आपकी बेहतरी के लिए। ये जो पॉलिसी सरकार करती है वो मेरे और आपकी बेहतरी के लिए करती है। तकरीबन 105 लोग अभी तक मानसून की इस मारामारी में फौत हो चुके हैं। तकरीबन 10 किलोमीटर वर्थ ऑफ रोड नेटवर्क्स, 9 ब्रिज और 145 घर तबाह हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं। मानसून इस दफ़ा खासी ज़्यादा हुआ है। जो लोग फौत हुए हैं उसमें 49 बच्चे हैं, यानी 50 के करीब लगभग बच्चे हमारे फौत हो चुके हैं इस मानसून सीज़न में। 38 मर्द, 18 औरतें इस वकूए के अंदर फौत हो चुकी हैं। तो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है टू डील विद डिज़ास्टर सिचुएशंस, क्योंकि मानसून की बारिश बारी बहुत ज़्यादा हुई हैं, वो बहुत कमज़ोर है। और अब तो वेदर पैटर्न्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो आपका वेदर का डिपार्टमेंट है, वो चीज़ें पहले प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी तैयारियां उस तरह नहीं होती। और क्योंकि सरकार फेल कर रही है, मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि आप वेदर फोरकास्ट को देखा करें। लाइक फॉर एग्जांपल, जो लोग इस वक्त नॉर्थ के टिप्स प्लान कर रहे हैं, तो काइंडली वो लैंडस्लाइड के लिए वेदर फोरकास्ट को चेक करके फिर नॉर्थ के टिप्स प्लान करें, क्योंकि सरकार आपका साथ नहीं देगी। आपने अपना दिफा खुद ही करना है। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा मलिक रियाज साहब के ऊपर। मलिक रियाज साहब ने बहुत बड़ा चैनल तो लॉन्च कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान में उनके मामला ठीक नहीं हो रहे। नैब ने अब नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं, अखबार में इश्तिहार लगा दिए हैं समन्स के लिए, उनके और उनके बेटे के लिए। वो आएंगे नहीं ऑब्वियसली, और आहिस्ता आहिस्ता उनका शिकंजा टाइट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं निजी तौर पे भी और कमेंट से भी कि मलिक रियाज का क्या होगा। मलिक रियाज को कुछ नहीं होगा, बहरिया के रहने वालों का बहुत कुछ होगा। उनका मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। इवेंचुअली कोई रिकन्सिलिएशन कमेटी बनेगी, मेरी असेसमेंट है, जो बहरिया की फंक्शनैलिटी को नॉर्मलाइज करेगी, या कोई और इदारा या प्राइवेट पार्टी टेक ओवर करेगा। मलिक रियाज साहब सुकून.com करेंगे UAE में। वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी वहाँ से आई जाएगी है, बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टी और कैश वहाँ पे मूव हो चुका है। तो दे विल लिव द हाई लाइफ। और ये नेचुरल बात है कि पाकिस्तान में करप्शन करो, लंदन में जाकर रह लो। पाकिस्तान में करप्शन करो, फ्रांस में शैटो ख़रीद लो। पाकिस्तान में करप्शन करो, UAE चले जाओ। ये मॉडल पुराना है, नया नहीं है। मलिक साहब ने, हमारे कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्हीं से ये मॉडल सीखा हुआ है और उसी को वो लेके चल रहे हैं। थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ में आएंगे जी क्लोज़ करने के लिए। ईरान ने
न्यूक्लियर टॉक रूल आउट कर दी है अमेरिका के साथ ओवर यूरेनियम डिमांड्स। उन्होंने कोई भी डिमांड जो हमारे यूरेनियम इनरिचमेंट को लेके होगी उस पर हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। वैसे अब तो उनका बात करना भी नहीं बनता, अमेरिका की नेगोशिएशन के दौरान ही इसराइल ने उनके ऊपर हमला किया था। रशिया की और यूक्रेन की बढ़ती सूरत हाल देख के ट्रंप ने आफ्टर इनिशियल अटैम्प्ट्स एट नेगोशिएशंस धमकियों वाली ट्वीट्स रशिया को फाइनली अल्टीमेटम दिया कि 50 दिन है यूक्रेन के साथ डील बनाओ, नहीं तो सैंक्शंस हो जाएंगी। रशिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रशिया में पहले भी सैंक्शंस होती रही हैं, ईरान पे होती रही हैं। मुल्कों ने अब ये फैसला कर लिया है कि अमेरिकन बुलिंग वो उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो तासुर ये था कि शायद ईरान को एक हतमी B-2 बॉम्बर ने जवाब दे दिया, लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि इसराइल भी इस वक्त बहुत परेशान है कि ईरान हमला करेगा। ईरान के ऊपर एयर स्पेस ही बंद हो चुकी है और बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए हैं। स्पेशली जो इस वक्त इसराइल सीरिया में कर रहा है वो दुनिया बैठ के देख रही है, तमाशा जो हो रहा है। मैं पहले उनको मसला था कि असाद जो है वो ईरानियन प्रॉक्सी था, अब असाद वहाँ से हट गया है, HTS आ गया है, वो कभी कतर जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, उससे भी तकलीफ है, उसके खिलाफ भी वॉर शुरू कर दिए। बेसिकली इसराइल भिपरा हुआ कुत्ता है, रेबीज़ हो गया उससे, वो हर किसी को काटने को फिर रहा है। और अमेरिका ने भी उनके लिए B-2 बॉम्बर चला दिए। उसके बाद उन्होंने भी सोचा कि थोड़ा गलत हो गया बाबू, ये तो बिल्कुल ही भिपर गए हैं। और दुनिया में इस वक्त बिल्कुल हतमी तौर पे आप कह सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। अमेरिका जो है अब वो कहीं पे टैरिफ्स, कहीं पे तरले, कहीं पे बैक एंड डील्स, कहीं पे डरा धमका के अपनी पोजीशनें बचा रहा है। एक दुनिया में ग्रेट बंदर बांट दोबारा हो रही है। दुआ कीजिए कि इस बंदर बांट में वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, क्योंकि अमूमन जब इस तरह की बंदर बांट होती है तो वर्ल्ड वॉर्स होती हैं या लार्ज कॉन्क्वेस्ट होते हैं। लूज़र उसमें डेवलपिंग नेशन स्टेट्स ही होते हैं, ये ज़ाहिर है बैटल ग्राउंड वही बनते हैं। और अगले साल 1.5-2 साल मुश्किल हैं। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो जाएगा, वो शायद इंटरनेशनल मार्केट्स को नहीं देख रहे, जियोपॉलिटिक्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे। मुश्किल टाइम्स अहेड हैं, तो उसके अंदर प्लीज़ फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होएं, पैसे ज़ाया ना करें, ध्यान से खर्च करें, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल सॉर्ट ऑफ लिंक्ड है, दुनिया का इकोनॉमिक रिवाइवल सॉर्ट ऑफ लिंक्ड है। इवन जो न्यू नॉर्मल है, अमेरिका का टैरिफ्स लगा देना, दुनिया में जंगे हो जाना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि चाइना की इकॉनमी भी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है ग्रो, पर जिस स्पीड से पहले ग्रो करती उस स्पीड से नहीं कर पा रही, तकरीबन हाफ हो गया उनका ग्रोथ रेट। तो 2026 इज़ टफ, 2025 टू 26 का जो फिस्कल ईयर इज़ टफ। सो प्लीज़ बी केयरफुल। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।